नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम यूनिवर्स का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। और ये पार्ट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने डिफरेंट एग्जाम से सभी पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। देखो दोस्तों, ये सभी क्लासेस आपकी प्राइवेट हैं। तो अगर आप इन सभी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आपने इनरोलमेंट करना होगा। और उसके लिए आपने मुझे मैसेज करना होगा दोस्तों। 9568738917 और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये जो हमने कोर्स चला रखा है, इसमें हम आपको टोटल नॉन टेक कराने वाले हैं 100 मार्क्स का। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80 to 85 मार्क्स। 80 to 85 मार्क्स मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। और दोस्तों शॉर्ट में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि हम सन डायग्राम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये है हमारा सन का डायग्राम, जिसमें जो मिडिल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम कोर। तो क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और कोर में दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? ये बनाते हैं हीलियम का एक एटम। 4 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और हीलियम का एक एटम बनाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, जिससे कि दोस्तों सन को एनर्जी मिलती है। तो पूछा जाए कि सन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपने बताना दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इट टेक्स 4 हाइड्रोजन एटम टू फ्यूज इनटू ईच हीलियम एटम। तो 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं। तो बहुत सारे एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, मिलते रहते हैं और हीलियम का एटम बनाते रहते हैं। और यहाँ से दोस्तों एनर्जी बनती रहती है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे। ये मैंने एक पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोपरनिकस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों कोपरनिकस। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी जल निगम 2016 में। मैं आज इसका पेपर चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के यहाँ पे बुक से अलग है। ठीक है, ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, पर कुछ क्वेश्चन दोस्तों बुक से अलग है, जिसको मैं आगे आपको कराने वाला हूँ। तो ये हुआ हमारा कल का पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्लैनेट। तो प्लैनेट हमारे कितने होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में बोलते हैं बुध। और इट इज नियरेस्ट टू द सन एंड स्मॉलेस्ट। ये सन के सबसे करीब है और सबसे छोटा है। सन के सबसे करीब और सबसे छोटा है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जो सबसे छोटा बच्चा होता है वही मम्मी पापा के सबसे करीब होता है। और यहाँ पे दोस्तों पापा क्या है? पापा है यहाँ पे सन। सोलर सिस्टम के पापा हम किसको बोलेंगे? सन को बोलेंगे, मतलब कि एक मुखिया है। ठीक है, तो उसके करीब कौन होगा? सबसे छोटा होगा, जो है दोस्तों मरकरी। बात करते हैं, इट टेक्स 88 days फॉर 1 रेवोल्यूशन अराउंड सन। तो सन का पूरा चक्कर लगाने में ये 88 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पे एक साल कितने दिन का हो जाएगा? 88 दिन का। और इसकी मैक्सिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, क्योंकि इसका ऑर्बिट छोटा होता है। इसका ऑर्बिट छोटा होने के कारण इसकी मैक्सिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जिसके कारण ये कम टाइम में ही सन का चक्कर लगा लेता है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट,
इट हैज नो सैटेलाइट, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होती। अब आप पूछेंगे सैटेलाइट क्या होती है, तो देखो दोस्तों सैटेलाइट होती है उपग्रह, हिंदी में बोलते हैं इसको उपग्रह, जो किसी ग्रह या किसी प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं, जो किसी प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हम सैटेलाइट। ये दो टाइप की होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। तो मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं, ध्यान रखना है, आपने क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन देगा नीचे कि आपने बताना है इनमें से किसके पास सैटेलाइट नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और ना ही है दोस्तों वीनस के पास, जिसको हम आगे कराने वाले हैं। फिर है आपका ग्रेविटेशनल पुल, मतलब अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं एट मरकरी, ये दोस्तों 3/8 टाइम होती है जी अर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना। फिर है दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको मरकरी पर ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पे माइनस के नीचे चला जाता है टेम्परेचर, और दिन के टाइम में दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर। इससे क्या है, इससे दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस। इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलेंगे, मरकरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करेंगे दोस्तों वीनस। देखो वीनस को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र, ठीक है, आपने देखा होगा, आप बोलते हैं शुक्रवार, तो उसका मतलब क्या है, वीनस की बात करें। तो शुक्र या वीनस अर्थ के सबसे करीबी ग्रह। सबसे करीब कौन है अर्थ के? ये है दोस्तों वीनस। यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट टू दी अर्थ। और दोस्तों सबसे चमकीला है, जितने भी हमारे प्लेनेट हैं उनमें सबसे चमकीला प्लेनेट है वीनस। फिर है दोस्तों सबसे गर्म ग्रह। गर्म क्यों है? गर्म है दोस्तों इसके वायुमंडल या इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। आप सभी जानते हैं CO2 एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ये क्या करती है दोस्तों, ये एक लेयर बना लेती है इस टाइप से। यहाँ पे दोस्तों सन है, तो सन से आने वाली रेस को तो पेनिट्रेट करने देती है। जब ये दोस्तों सरफेस से टकराता है तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो ये उसको बाहर नहीं जाने देती है, और एनर्जी यहाँ पे दोस्तों इकट्ठी होने लगती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ऐसा ही दोस्तों वीनस पे हो रहा है, और वीनस पर इस कारण वीनस बहुत ही गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, और ये सन का चक्कर लगाता है दोस्तों 255 दिन में, मतलब एक साल 255 दिन का होने वाला है वीनस पे, और अपनी एक्सिस पे घूमता है दोस्तों 243 दिन में। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे में, और ये घूमता है दोस्तों 243 दिन। तो अगर मैं कंपेयर करूं एक दिन को, तो यहाँ पे दोस्तों एक दिन 243 दिन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मास की। मास दोस्तों 80% होता है मास ऑफ वीनस, 80% मास ऑफ अर्थ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। ये पॉइंट भी आपने अच्छे से नोट डाउन करना। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। वीनस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनली CO2, जिसका परसेंटेज है दोस्तों 95%, एंड नाइट्रोजन जो है दोस्तों 3.5%। तो इसमें ज्यादा मात्रा में दो गैस पाई जाती हैं, CO2 एंड नाइट्रोजन। और दोस्तों यहाँ पर इस गैस के कारण, CO2 के कारण, ये सबसे हॉट प्लैनेट है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। देखो जब सूरज निकलता है तो निकलने से पहले जो आप आकाश में, आसमान में, स्काई में दोस्तों प्लैनेट देखते हैं, चमकीला तारा देखते हैं, तारा नहीं होता है दोस्तों वीनस। ठीक है क्या? और शाम को जब सूरज छिप जाता है तो उस टाइम जो आप देखते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वीनस। तो इसलिए वीनस को हम
मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर, इसको हम अर्थ का जुड़वा भी बोलते हैं और अर्थ की बहन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ के सिमिलर होता है मास में, शेप में और साइज में। ऑलमोस्ट सिमिलर ही बोल सकते हैं, क्योंकि 80% ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सिमिलर बोल रहे हैं। रोटेट्स क्लॉकवाइज, ये दोस्तों अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लॉकवाइज रोटेट करने का क्या मतलब है, ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो ईस्ट टू वेस्ट जब ये रोटेट करेगा तो जो सन है वो राइज करेगा दोस्तों वेस्ट में, और जो ये छिपेगा दोस्तों, ये छिपेगा दोस्तों आपका ईस्ट में। मतलब इवनिंग होगी दोस्तों आपकी ईस्ट में और मॉर्निंग होगी वेस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेकेंड विनस। बात करते हैं दोस्तों जुपिटर। जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं और ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, मतलब लार्जेस्ट प्लेनेट। और ये सन का जो चक्कर लगाता है दोस्तों, ये लगाता है अप्रोक्स 12 ईयर में। एग्जैक्टली नहीं पूछता है, एसएससी का एग्जाम है तो वहाँ पे आपसे अप्रोक्स पूछेगा कि कितने मंथ में या कितने ईयर में सन का चक्कर लगाता है, कितने टाइम में सन का चक्कर लगाता है। तो इसका एक रेवलेशन होता है दोस्तों 12 ईयर, और एग्जैक्ट हम बात करें 11 ईयर 11 मंथ, ठीक है। और ये अपनी एक्सिस पर जब रोटेट करता है दोस्तों तो एक रोटेशन में कितना टाइम लेता है, ऑलमोस्ट 10 आवर्स। यहाँ पे लिखा है 9 आवर्स 56 मिनट, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, 10 आवर्स के इक्वल है। इसके पास दोस्तों एटमॉस्फेयर होता है, इसकी सरफेस पे रेड स्पॉट्स होते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कुछ इस टाइप से कि रेड स्पॉट किसकी सरफेस पे पाए जाते हैं, तो आपने बताना है जुपिटर की सरफेस पे रेड स्पॉट पाए जाते हैं। इसके पास 16 सैटेलाइट है। अब देखो 16, 17, 18 नंबर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में, जो कि है दोस्तों गैनीमेड। गैनीमेड जुपिटर की एक सैटेलाइट है जो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी सैटेलाइट भी है, जो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी सैटेलाइट भी है। यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट सैटेलाइट। फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों मार्स, और मार्स को हिंदी में बोलते हैं मंगल। मार्स दोस्तों आपने बहुत बार सूर्यों में सुना होगा, मार्स में हम अपने मिशन करते रहते हैं, क्योंकि हमने क्या बनाना है वहाँ पे, कॉलोनी बनानी है। क्यों दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल कंपैटिबल है अर्थ के, वहाँ पे आपको अर्थ जैसे सिमिलर कंडीशंस मिल जाएंगे। तो ऐसे क्या क्या कंडीशन है दोस्तों जो सिमिलर है, देखो अभी हम बात करने वाले, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। डिटेल में आपने देखना है तो आप मार्स का वीडियो सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक रेड प्लेनेट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका रेड कलर किसके कारण है, तो रेड कलर है दोस्तों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन ऑक्साइड दोस्तों इंपार्ट करता है रेडिश, इसलिए मार्स में आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। साइज सिमिलर होता है अर्थ के, अभी हमने बात की थी, और मार्स भी दोस्तों अर्थ के सिमिलर होता है। मार्स भी अर्थ के सिमिलर होता है, और इसका ग्रेविटी भी दोस्तों अर्थ के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा, अर्थ के सिमिलर होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कंपैटिबल मानते हैं। इसके दो सैटेलाइट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फोबोस एंड डीमोस। क्वेश्चन पूछेगा आपसे फोबोस और डीमोस किसकी सैटेलाइट है, मार्स की सैटेलाइट है। देखो ये ऐसे याद नहीं होगा दोस्तों, आपने लेक्चर देखना है, उसके बाद दोस्तों आपने एक दो बार इनको रिवाइज कर लेना है, तो आपकी टिप पे आ जाएंगे, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ये सन का चक्कर दोस्तों 687 डेज में लगाता है, मतलब यहाँ पे एक साल
687 दिन का होता है और अपनी एक्सिस पे दोस्तों रोटेट करता है एक दिन। तो देखो जो अर्थ रोटेट करती है एक दिन में, ऐसे दोस्तों ये भी एक दिन में ही रोटेट करता है। यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्स का सबसे बड़ा माउंटेन पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, इज द लार्जेस्ट माउंटेन ऑन इर्थ। और अगर हम इसको माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करें जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उससे भी 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया। कहाँ पे है दोस्तों? ये है मार्स। द लार्जेस्ट वोल्केनो, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी वोल्केनो भी मार्स पे आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है ओलिपस मोन्स चैनल, ओलिपस मोन्स चैनल। और यहाँ पे दोस्तों आपको सीजन का वेरिएशन भी देखने को मिलता है। सीजन का वेरिएशन क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जैसे अर्थ हमारी मतलब अर्थ क्या है दोस्तों, कुछ टिल्टेड है, अपनी एक्सिस से कुछ टिल्ट है। कितने का एंगल बनाती है? 23 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे ही दोस्तों मार्स भी अपनी एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट है, जिसके कारण यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समर विंटर ये सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं सैटर्न की। तो देखो सैटर्न को हम शनि बोलते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके पास 18 सैटेलाइट होती है। अब देखो नंबर नहीं पूछेगा, बट एक क्वेश्चन पूछा है एक एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो वो है दोस्तों सैटर्न के पास। कितनी है? 18 सैटेलाइट। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगी सैटर्न पर, जिसका नाम है टाइटन। टाइटन किसकी सैटेलाइट है? सैटर्न की। देखो टन टन दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं चीजों को। और इस यूनिवर्स की सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट की आपकी टाइटन, जिसका साइज है मरकरी के बराबर। इसको डिस्कवर किया था दोस्तों टाइटन को क्रिश्चियन हाइजेंस। क्रिश्चियन हाइजेंस ने डिस्कवर किया था टाइटन को, और सैटर्न को डिस्कवर किया था दोस्तों गैलीलियो। दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना है कि क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया था टाइटन को और गैलीलियो ने किया था दोस्तों सैटर्न को। अब आगे चलते हैं। सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी होती है, जितने भी नॉन प्लैनेट है सबसे कम डेंसिटी किसकी है? ये है दोस्तों सैटर्न की शनि। क्यों? क्योंकि ये गैसियस जेंट है, मतलब कि एक गैस का गोला है। अब गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए दोस्तों इसकी भी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसके पास 7 रिंग होती है। आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो सैटर्न के चारों ओर 7 आपको रिंग्स मिल जाएंगी। पूछा जाएगा, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 रिंग किसके पास होती है, तो वहाँ पे आपने ऑप्शन में मार्क करना है सैटर्न के पास होती है। फिर चलिए दोस्तों बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस फर्स्ट प्लैनेट है जिसको डिस्कवर किया गया दोस्तों विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने। और दोस्तों ये भी रिवॉल्व करता है क्लॉकवाइज, ये भी रिवॉल्व करता है क्लॉकवाइज। जैसे कि वीनस करता है क्लॉकवाइज, ऐसे ही दोस्तों यूरेनस भी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट। इसको दोस्तों रिकम्बेंट प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेटा हुआ होता है, और लेटे हुए प्लैनेट को रिकम्बेंट प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है। इसके पास 17 सैटेलाइट हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, टाइटेनिया। टाइटेनिया इसका इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। फिर चलेंगे दोस्तों आगे। नेपच्यून। नेपच्यून को डिस्कवर किया था जोहन गैले ने, और इसका दोस्तों कलर होता है ग्रीन। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। नेपच्यून को हम ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। ये सबसे ठंडा प्लैनेट है। क्यों ठंडा है दोस्तों? क्योंकि ये सन से सबसे दूर है, ये सन के सबसे दूर है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी डिबेट होती है यूरेनस और नेपच्यून में कि कौन सबसे ठंडा है। तो मैंने जैसे ही
दोस्तों एग्जाम में मतलब पेपर देखे, जितने भी पेपर मेरे पास हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा कि इसका आंसर है नेपच्यून। ठीक है, तो आपने भी नेपच्यून ही मार्क करना है, यूरेनस आपने मार्क नहीं करना है। गूगल पे आपको यूरेनस भी मिल जाएगा, नेपच्यून भी मिल जाएगा, बट आपने मार्क क्या करना है, नेपच्यून। एटमॉस्फेयर कंटेन मीथेन। इसके एटमॉस्फेयर में दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मीथेन। यहाँ पे नोट लिखा है, नेपच्यून एंड यूरेनस आर नॉट सीन बाय नेक्ड आई। तो दोस्तों आप नेपच्यून और यूरेनस को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, इसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे 7 ग्रह हो चुके हैं, 7 प्लैनेट हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा 8 नंबर का प्लेनेट बचा है दोस्तों अर्थ। इसको आज मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अर्थ को मैं सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सभी चीजें हमको पढ़नी होती है, तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलिए आज के इस टॉपिक में हम मून डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मून से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ मून, मतलब मून के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं दोस्तों सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मून, ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल प्लैनेट। इसको दोस्तों फॉसिल प्लैनेट भी बोला जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो एक भी पॉइंट को इग्नोर मत करना, एक भी पॉइंट को दोस्तों इग्नोर मत करना। जो भी अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी प्लैनेट बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं, तो इनको इग्नोर मत करना। शांति सागर पूछा जाता है दोस्तों, शांति सागर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपने बताना है मून पर। और शांति सागर को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। अब इसको दोस्तों दूसरे टाइप से पूछा जाता है, पूछा जाएगा शांति सागर का मतलब क्या है। तो शांति सागर क्या है दोस्तों, या सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या है, ये धूल के मैदान है, डस्ट फील्ड है, जो कि मून की सरफेस पे आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करें दोस्तों विजिबल पार्ट ऑफ मून सरफेस फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ से जो आप मून की सरफेस देख पाते हैं उसका कितना पार्ट विजिबल है, कितना पार्ट आप देख पाते हैं। तो दोस्तों सिर्फ आप 57% पार्ट ही देख पाते हैं, 57% पार्ट ही देख पाते हैं। अब देखो ये है मैक्सिमम, मतलब आप इससे ज्यादा नहीं देख सकते, तो इससे कम तो देख सकते हैं, कभी इतना दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी हाफ दिखता है, तो वो मैटर नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना देख सकते हैं मून की सरफेस को, ये देख सकते हैं आप 57%। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ दोनों सेम है। सेम होने का मतलब क्या है, देखो ये लेट्स सपोज चार्जर है और ये मेरा इसका ये एक्सिस है, तो और तो यहाँ पे एक कोई भी पार्टिकल आप रख सकते हैं, तो ये अपनी एक्सिस से भी घूम रहा है और इसके चारों ओर भी घूम रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये सरफेस हमेशा अर्थ की साइड रहेगी, अपोजिट सरफेस कभी भी अर्थ की साइड नहीं आएगी। तो सिर्फ आप एक ही सरफेस को देख पाते हैं जो कि है 57%, पीछे का भाग आज तक किसी ने नहीं देखा है। बात करते हैं दोस्तों सुपर मून की, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुपर मून का मतलब क्या होता है। देखो जब मून अर्थ के सबसे करीब होता है उसको बोलते हैं सुपर मून। क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपर मून। और इस टाइम सबसे ज्यादा टाइड्स बनती है समुद्र, टाइड्स मतलब ज्वार भाटा। क्यों, क्योंकि जब ये सबसे करीब होगा तो दोस्तों जो आपका मून है उसका ग्रेविटी ज्यादा काम करेगा और ज्यादा काम करने के कारण टाइड्स ज्यादा ऊंची बनेगी। ठीक है, इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का एक प्राकृतिक उपग्रह जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है।
हाईएस्ट माउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिबनिट्स। लिबनिट्स क्या है दोस्तों? एक माउंटेन है जो कि हाईएस्ट माउंटेन है मून का, ये आपको मून पे देखने को मिलता है। देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बूज एल्ड्रिन, ये दो दोस्तों साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले लैंड किया था मून पर। इन्होंने सबसे पहले लैंड किया था मून पर। आप सभी समझते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग को, बट कोई भी नहीं जानता दोस्तों एल्ड्रिन के बारे में। बट आपने ध्यान रखना है दोनों साइंटिस्ट का नाम। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने यहाँ पे आंसर करना। और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ये मून की सरफेस पर किस लोकेशन पर लैंड किए थे। तो उसका नाम था दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और मिशन का नाम था अपोलो 11, जो कि नासा ने लॉन्च किया था, दोस्तों। और डेट क्या थी जब ये लैंड किए थे? 20 जुलाई 1969। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। साइंटिस्ट का नाम दोस्तों, प्लेस का नाम, मिशन एंड डेट। तो चारों पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इट टेक्स 27 days 7 hours and 43 minutes। देखो दोस्तों ये अर्थ पर चक्कर लगाने में या फिर यूं बोले अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 27 days 7 hours 43 minutes। अब देखो इतना लंबा नहीं पूछेगा, आपसे अप्रोक्स पूछेगा 27 days 28 days। मैंने जितने भी पेपर चेक किए हैं उसमें कहीं पर भी दोस्तों 28 आंसर नहीं था, 27। ठीक है, 27 डेज ये अपने रोटेशन में लगाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल में क्या मतलब है इसका चलिए जानते हैं। हाउ मेनी डिग्री डज द प्लेन ऑफ मून मेक विद द एक्सिस ऑफ अर्थ। देखो दोस्तों ये मून है और ये इसका दोस्तों इलेप्टिकल प्लेन, ये है दोस्तों अर्थ। लेट्स सपोज ये है अर्थ और ये है दोस्तों अर्थ की एक्सिस। बट अर्थ की एक्सिस कुछ इस टाइप से होती है, तो अगर मैं यहाँ पे लाऊं इसको तो इनके बीच में कितना एंगल बनता है ये आपको बताना है। तो इनके बीच में बनता है 58.4 डिग्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हाउ मेनी डिग्री इंक्लिनेशन आर देयर इन द ऑर्बिटल प्लेन्स ऑफ अर्थ एंड मून। देखो मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका एक ऑर्बिट होगा, और अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका भी एक ऑर्बिट होगा। अब इनके ऑर्बिट में कितना इंक्लिनेशन होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों 5 डिग्री। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। मतलब कुछ इस टाइप से मैं इसको बनाने वाला हूँ, इस टाइप से। तो इनके बीच में मैं यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, ठीक। तो इनके बीच में दोस्तों 5 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है। तो आप इसको गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं। डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून होता है दोस्तों 3480 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर। और अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो अर्थ के रेस्पेक्ट में होता है 1/4 ऑफ डाया ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब डाया ऑफ मून इक्वल टू 1/4 डाया ऑफ अर्थ, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मास ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ, मास ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ ये पूछा जाएगा। तो ये होता है दोस्तों 181 टाइम ऑफ अर्थ मास। फिर है दोस्तों ग्रेविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटी दोस्तों यहाँ पर 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी। मतलब अगर हम बात करें जी मून की तो कितना हो जाएगा? जी अर्थ अपॉन 6। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है? देखो आपको वेट देगा, लेट्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है। तो आपने बताना है कि मून पर उसका वेट क्या होगा। आपको पता है वेट क्या होता है? वेट होता है m/g, और g जब हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों कितना 1/6, तो 6 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 10 न्यूटन। तो अर्थ पर 60 न्यूटन का ऑब्जेक्ट अगर हम
मून पर ले जाते हैं तो वहां पर इसका वेट कितना हो जाता है, 10 न्यूटन हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू दी ग्रेविटी। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। इट डज नॉट हैव ओन लाइट। इसके पास दोस्तों खुद की लाइट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती फिर भी चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि दोस्तों लेट्स सपोज ये हमारा सन है और ये मून है और ये अर्थ, तो सन से रेज आती है, लाइट आती है, इस पे टकराती है और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आती है, तो ये पार्ट हमको विजिबल होता है, चमकीला दिखाई देता है। तो इसलिए जो मून है वो चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, बट इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ ये कितना होता है? ये होता है दोस्तों 384365 किलोमीटर। आपने अगर इसकी कर रहे हैं तो इसकी कर सकते हैं, एसएससी में नहीं पूछेगा, ठीक है, बट आपने फिर भी इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। इस पर दोस्तों आपको कोई भी एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी गैसेस नहीं होगी, पार्टिकल्स नहीं होंगे, बिल्कुल कंप्लीट वैक्यूम होगा दोस्तों। और कंप्लीट वैक्यूम में क्या होता है दोस्तों, साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाता है, बिकॉज साउंड नीड मीडियम। साउंड को जरूरत होती है दोस्तों मीडियम की ट्रेवल करने के लिए। तो जब हम आपस में बात करेंगे चंद्रमा की सरफेस से जाके, तो हमारी जो बात है दोस्तों एक दूसरे को नहीं सुनेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। इट टेक्स इक्वल टाइम इन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये मैंने आपको बताया है। अब देखो दोस्तों मून की सरफेस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ वहाँ पे डार्क स्पॉट्स। तो ये डार्क स्पॉट्स क्या है दोस्तों? वे हैं बड़े बड़े गड्ढे, जिनको बोलते हैं दोस्तों क्रेटर। और इन क्रेटर में सबसे बड़ा जो क्रेटर होता है दोस्तों उसको बोलते हैं क्लेविस। क्लेविस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेटर फॉर्मेशन ऑन द मून। ये भी पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। व्हेन ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेस। देखो यहाँ पे बोला है कि अगर हम सिंपल पेंडुलम को अर्थ से मून पर लेके जाते हैं तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है दोस्तों एज कंपेयर टू अर्थ। क्यों बढ़ जाता है? चलिए बात करते हैं। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t = 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। यहाँ पे l क्या है दोस्तों? लेंथ ऑफ पेंडुलम है, जो कि वेरी नहीं करेगी अर्थ पर और मून, ये तो सेम रहेगी। बट g का मान मून पर दोस्तों अर्थ के 1/6 होता है। जब हम यहाँ पर दोस्तों इसको रखेंगे 6 ऊपर चला जाएगा और टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। तो यही रीजन। फिर बात करते हैं दोस्तों टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम मून। मून से अर्थ तक लाइट को कितना टाइम लगता है पहुंचने में? तो ये लगता है दोस्तों 1.3 सेकंड का, 1.3 सेकंड का। स्काई फ्रॉम मून अपीयर्स ब्लैक। पूछा जाएगा कि अगर आप मून की सरफेस पे और वहां से स्काई को देखते हैं तो स्काई कैसा नजर आएगा? ये आएगा दोस्तों आपको ब्लैक नजर, क्योंकि वहां पे दोस्तों एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो दोस्तों लाइट का रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस कारण दोस्तों एटमॉस्फेयर कैसा नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा। सिजगी क्या है दोस्तों? सिजगी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सन, मून एंड अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है ड्यूरिंग ए सोलर और लूनर इक्लिप्स। जब चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण पड़ता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो उस टाइम सन, अर्थ और मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं इस टाइप से। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सिजगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों सिक्स लूनर। तो सिक्स लूनर क्या है? सिक्स लूनर है दोस्तों मून और अर्थ के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम सिक्स लूनर। सिक्स लूनर इज द एरिया बिटवीन मून एंड अर्थ। फिर आगे चलेंगे दोस्तों टाइडल वेव्स की बात करेंगे। तो टाइडल वेव्स बनती है दोस्तों ड्यू टू द
ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन। तो सन और मून की ग्रेविटी के कारण अर्थ पर आपको टाइड्स देखने को मिलेंगे समुद्र में। बट यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मून है, क्योंकि मून अर्थ के सबसे करीब होता है। ठीक है, तो मेन कॉज ऑफ टाइड्स क्या हो जाएगा? आपका मून हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों लूनर इक्लिप्स की, मतलब चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण में आप क्या देखते हैं दोस्तों? देखो, चंद्र ग्रहण में सन मून के बीच में अर्थ आ जाता है। सन और मून के बीच में दोस्तों अर्थ आ जाता है, और इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं फुल मून। और ये होता है दोस्तों पूर्णिमा के दिन। ये तो कोई भी आपको ध्यान रखने, आगे चल के बताने वाला हूं। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो उसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ल्यूनर इक्लिप्स। और इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसी फेज को बोलते हैं फुल मून फेज। और ये कब होता है? ये होता है दोस्तों पूर्णिमा। ये पूर्णिमा की रात आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे दोस्तों, इस दिन मून पूरा दिखाई देता है। इस दिन मून पूरा दिखाई देता है, बड़ी कैसा दिखाई देता है? रेडिश कलर का होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि सूरज से निकलने वाला जो प्रकाश है, ये मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ा रखा है, तो ये 7 कलर का होता है। सभी कलर दोस्तों यहाँ पे आके बिखर जाते हैं या रुक जाते हैं, बट एक कलर ऐसा है जो कि रेड, जो कि दोस्तों इससे निकल के हमारे चांद तक पहुंचता है। और चांद कैसा दिखाई देता है दोस्तों? लाल कलर का दिखाई देता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम दोस्तों चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। टोटल लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून एंड सन आर ऑन एग्जैक्ट अपोजिट साइड ऑफ अर्थ। ये आपकी अर्थ है, ये है सन, और ये है दोस्तों मून। तो ये दोनों इसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड है, ये इसके इधर है और ये इसके इधर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सन, ये है दोस्तों मून, और ये है अर्थ। तो अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाता है तो उस टाइम बनता है, उस टाइम होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण या फिर सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, ये जो रेज निकल रही है या लाइट निकल रही है, ये यहाँ पे आके दोस्तों रुक जाती है। ये वाला पार्ट दोस्तों, इस वाले पार्ट की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, शैडो पहुंच पाती है सिर्फ, और इसी कारण ये वाला पार्ट दोस्तों आपको ब्लैक दिखाई देता है। और ये वाला जो फिनोमिना है, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है ये आपसे पूछा जाता है, तो ये होता है दोस्तों न्यू मून। न्यू मून और किस दिन होता है? अमावस्या। तो यहाँ पे मैंने सभी चीजें लिख रखी, ये होता है दोस्तों अमावस्या। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, आज का पार्ट नंबर 2। इसमें हमने जितने भी पॉइंट कवर किए हैं वे सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन वहां से बनता है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों 9568738917 पर। और दोस्तों जो भी हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, हमने अपना सभी यूट्यूब का नॉन टेक्निकल डेटा को अपलोड कर दिया है कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पर। अगर आप वहां पर एक्सेस पाना चाहते हैं, ईमेल मतलब आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हैं, तो आपने मैसेज करना होगा पीयूष सर को, पीयूष सर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और आप वहाँ पे दोस्तों सभी चीज़ों को ले सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो भी नोट्स हैं वे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।